जय हिंद दोस्तों, काल अकेडमी आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। मैं रवि सर आप लोग के लिए आज लेकर आया हूँ हिस्ट्री जो हम मॉडल पढ़ रहे थे उसके आगे का चैप्टर। आज हम करेंगे फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसी के बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी देखा, लेकिन अब देखेंगे कि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ किस प्रकार एक दूसरे के बीच टकराव हुआ, जिसमें कर्नाटक का प्रथम और द्वितीय जो युद्ध था हमने देख लिया था। इस चैप्टर में कर्नाटक का तृतीय युद्ध हम देखेंगे। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था 1758 से लेकर 63 तक लड़ा गया था। जैसा कि हमें पता है कि फ्रांसीसी जो है यहाँ पर अपना तो कब्जा कर लिए थे बहुत सारे जगह में। जैसे हमने पहले भी देखा था कि मॉरिशस, माहे, कारिकल, पौंडीचेरी, ये सारे जगह इन्होंने कब्जा किया था। अपना मुख्यालय जो बनाया था पौंडीचेरी को बनाया था। तो आगे देखेंगे कैसे उन्होंने भारत में शुरुआत की थी। सबसे पहले क्या हुआ था कि फ्रांसीसी मेडागास्कर गए थे। तो बात आती है कि मेडागास्कर है क्या। मेडागास्कर जो है पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। मेडागास्कर कहाँ पड़ता है तो पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। मेडागास्कर में उन्होंने क्या आक्रमण तो किया था, वहाँ कोशिश किया था अपना बिजनेस फैलाने के लिए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। मेडागास्कर से निराश होकर एक और दल वहाँ से भेजा गया। किसके नेतृत्व में तो नायक फ्रैंको कैरो के, बहुत इंपॉर्टेंट है, नायक फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में एक दूसरा दल भेजा था। कहाँ तो भारत में भेजा था। उनके साथ में मरकारा नाम के एक व्यक्ति भी आए थे। मरकारा जो थे इस्फहान का निवासी था। तो इस्फहान का निवासी था, साथ में फ्रैंको कैरो के साथ में आए थे। तो बात किया जाए मरकारा है कहाँ, मरकारा जो है वो इस्फहान का निवासी था। इस्फहान कहाँ पर है तो एक ईरान है, ईरान में एक छोटा सा सिटी, वहाँ इस्फहान नामक का एक सिटी था। तो ईरान का जो सिटी उसका नाम इस्फहान था। वहाँ वहीं के रहने वाले मरकारा थे। ये काफ़ी प्रभावित थे, खासकर विजय अलग अलग जगहों पर उन्होंने विजय दिलाई थी फ्रांसीसी को। इसलिए फ्रैंको कैरो के साथ मरकारा को भी भारत में भेजा गया था। 1668 ईस्वी में, जैसा हमें पता है कि पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था फ्रांसीसी के द्वारा। इसमें योगदान किसका था तो कैरो के द्वारा। जो फ्रैंको कैरो को भेजा गया था तो 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री सूरत में जो बनाई गई थी, स्थापित की गई थी, उसका पूरा श्रेय किसको जाता है तो फ्रैंको कैरो। इसीलिए फ्रैंको कैरो फ्रांसीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। मरकारा ने भी क्या किया था, जो उनके साथ में आते इस्फहान का निवासी था जो मरकारा, वो गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त किया था। उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान को काफ़ी प्रभावित किया था और वहाँ से उन्होंने क्या किया था, एक अधिकार पत्र दिया था, जिसमें 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया था। यानी कि पहली फैक्ट्री का श्रेय किसको आप देंगे तो फ्रैंको कैरो को, और दूसरी जो दूसरी जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में, इसका श्रेय हम किसको देंगे तो हम इसका श्रेय मरकारा को देंगे। तो क्वेश्चन आता है मरकारा कहाँ का निवासी था, इस्फहान का निवासी था। इस्फहान कहाँ था, इस्फहान ईरान में एक छोटा सा सिटी है, वहाँ का वो निवासी था। मरकारा किसके साथ आया था तो नायक फ्रैंको कैरो के द्वारा था। नायक फ्रैंको कैरो कौन था तो ये जो कैरो जो था ये अन्य दल भेजा गया था क्या के द्वारा फ्रांसीसी के द्वारा, क्योंकि मेडागास्कर में इनको असफलता मिली थी, जिसके कारण ये दूसरा दल भेजा गया था भारत को विजय प्राप्त करने के लिए। 1672 ईस्वी में सानाथोमी में भी क्या हुआ कि फ्रांसीसी का कब्जा हुआ था। तो सानाथोमी है कहाँ पर तमिलनाडु में एक जगह सानाथोमी, वहाँ पर भी क्या हुआ था कि फ्रांसीसी ने कब्जा किया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद डच ने क्या किया था, इस सानाथोमी को छीन लिया था। फिर 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन और वेलोग द लेस्विने, ये दो नाम है, फ्रैंको मार्टिन और दूसरा वेलोग द लेस्विने ने क्या किया था, बाली कोंडापुरम के सूबेदार जो थे शेर खान। यहाँ 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन और वेलोग द लेस्विने आए थे भारत। उन्होंने बाली कोंडापुरम के सूबेदार जो था शेर खान, उससे एक गाँव ले लिया। ठीक है, इससे तो बाली कोंडापुरम के सूबेदार शेर खान, बाली कोंडापुरम के सूबेदार शेर खान से उन्होंने क्या किया, एक गांव ले लिया और फ्रांसीसी बस्ती वहां बसाया, जिसका नाम रखा गया पौंडीचेरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आया था। किसने पौंडीचेरी की स्थापना की थी, फ्रैंको मार्टिन और वेलोग द लेस्विने, दो नाम था, फ्रांसीसी थे। इन्होंने क्या किया था कि जो बाली कोंडापुरम के जो सूबेदार थे शेर खान, उससे एक गाँव ले लिया। उस गाँव पर उन्होंने एक फ्रांसीसी बस्ती बसाई, जिसे पौंडीचेरी कहा गया। बस्ती इतना इंपॉर्टेंट था कि चारों तरफ इसकी किलाबंदी किया गया था कि कोई यहाँ पर आक्रमण ना कर सके। ठीक है, तो इसी जो फ्रांसीसी बस्ती जो बनाई गई थी पौंडीचेरी का जो प्रमुख था गवर्नर किसे बनाया गया, फ्रैंको मार्टिन का बनाया गया था। और यही फ्रैंको मार्टिन जो है 1706 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा था। 1706 ईस्वी तक फ्रैंको मार्टिन कहाँ का तो पौंडीचेरी का क्या रहा था, गवर्नर रहा था। 1693 में हुआ क्या तो डच ने जो है ये
पौंडीचेरी को छीन लिया था। 1693 ईस्वी में डच ने पौंडीचेरी को छीन लिया। हुआ क्या था कि डच में और फ्रांस में क्या हुआ था, युद्ध हो गया था, जिसे 9 वर्षीय युद्ध भी कहते हैं। इसे 9 वर्षीय युद्ध भी कहते हैं। लगभग 1693 में के पहले ही स्टार्ट हो गया था। 93 में क्या किया था, डच जो है फ्रांसीसी जो बस्ती का मुख्यालय भी था, पौंडीचेरी को छीन लिया। लेकिन 1697 में जब यूरोप में वो युद्ध खत्म हो गया, फ्रांस और डच के बीच में युद्ध खत्म हो गया, तो एक रिजविक संधि हुआ था। इसी रिजविक संधि में, रिजविक एक जगह है, वहीं यहाँ पर एक संधि, इसलिए इसका नाम रिजविक संधि कहलाया यूरोप में। तो 1697 में रिजविक संधि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन संधि, तो रिजविक संधि के तहत क्या हुआ था कि पौंडीचेरी को फिर से फ्रांसीसी को रिटर्न कर दिया गया था। कौन सी संधि थी, तो रिजविक संधि के द्वारा 1697 इसमें फ्रांसीसी को फिर से क्या किया गया था, पौंडीचेरी रिटर्न कर दिया गया था। उसके बाद 1674 में बंगाल का सूबेदार 1674 में बंगाल के सूबेदार से एक बस्ती फिर से लिया गया। उस बस्ती को फिर से बसाया गया और चंद्रनगर नामक एक क्या बस्ती बताया गया, जो फ्रांसीसी बस्ती थी। ठीक है, 1674 में बंगाल सूबेदार से एक और जगह लिया गया, उस जगह पर फ्रांसीसी बस्ती बसाया गया, जिसे चंद्रनगर कहा गया था। 1690 से 92 ईस्वी में बस्ती पूर्ण तरीके से बनकर तैयार थी और ये फ्रांसीसी बस्ती कहलाए। पहला फ्रांसीसी बस्ती हमारा कौन सा था, तो पौंडीचेरी। दूसरा कौन सा हुआ, चंद्रनगर। फिर 1720 में क्या हुआ था, कंपनी का फिर से स्थापना किया गया। फ्रांसीसी में काफ़ी ज़्यादा घोटाला होने लगा था, बहुत सारा वहाँ नेगेटिव चीज़ें थी, काफ़ी घोटाले, काफ़ी भ्रष्ट हो चुके थे। तो लगा सरकार को कि जो सरकार उन्होंने लगा कि भाई इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो उन्होंने फिर से मॉडिफिकेशन कर कंपनी को पुनः स्थापित कराया और जिसका नाम रखा इंडीज की चीर स्थायी कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडीज की चीर स्थायी कंपनी कौन सी कंपनी है, तो फ्रांसीसी कंपनी का ही दूसरा रूप है। उन्होंने पुनः स्थापन कराया था, जिसे इंडीज की चीर स्थायी कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडीज की चीर स्थायी कंपनी। अब देखेंगे, यहाँ तक तो बात हो जाती है, जहाँ 1720 से 42 तक हमने देख लिया कि इंडीज की चीर स्थायी कंपनी बन गया। जब 20 से 42 तक के बीच में दो लोग हैं, लीनो और ड्यूमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रांस के लिए। फ्रांसीसी जो कंपनी उसमें लीनो और ड्यूमा, ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लीनो और ड्यूमा जो है 1720 से 42 तक इन्होंने क्या किया था, फ्रांसीसी जो समृद्धि थी फिर से वापस आया। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रगति की, बहुत ज़्यादा बस्तियों को अपनाया और साथ ही साथ अपने बिजनेस को, जो फ्रांसीसी कंपनी उसको काफ़ी ऊपर ले गया। कौन, तो लीनो और ड्यूमा। 1721 में मॉरिशस को, इन दोनों ने मिलकर मॉरिशस को 1721 में क्वेश्चन आता है कि लाइनिंग करने के लिए, मैचिंग करने के लिए 1721 में मॉरिशस को फ्रांस ने अपने कब्जे में लिया। 1725 में माहे को लिया, 1739 में कारिकल को लिया। ठीक है, इस तरह से क्या देखा गया कि मॉरिशस, माहे, कारिकल और साथ ही साथ हमारा पौंडीचेरी उनके कब्जे में था। 1701 ईस्वी में पौंडीचेरी को मुख्यालय बनाया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कब पौंडीचेरी को फ्रांसीसी ने अपना मुख्यालय बनाया था, 1701 ईस्वी में। यहाँ तक तो सिर्फ बात हुई फ्रांसीसी के बारे में, कैसे कैसे वो डेवलप किया, कौन कौन से उनके महत्वपूर्ण जो अधिकारी थे। लेकिन अब ये बात करेंगे कर्नाटक का तीसरा युद्ध। इससे पहले हमने 9 वर्षीय युद्ध का देखा, जिसका नाम हमने रिजविक संधि के द्वारा उसको खत्म कराया था डच और फ्रांसीसी के बीच में। लेकिन अब बात करेंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ये युद्ध जो है 1758 से 1763 तक के बीच में लड़ा गया। 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में स्टार्ट हुआ। 7 साल के लिए युद्ध हुआ 1756 में, यानी 56 से 7 साल कब तक चलेगा, 63 तक चलेगा। जैसे ही 63 सप्तवर्षीय युद्ध खत्म होगा, यहाँ भी कर्नाटक का युद्ध खत्म हो जाएगा, यानी कि 1756 से लेकर 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध चला। जैसे ही 2 वर्ष 1756 से 58 तक युद्ध जो यूरोप में लड़ा गया, फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के आमने सामने थे। 2 वर्ष के बाद 58 में क्या हुआ कि भारत में भी एक बिगुल बज गई युद्ध की। इसी युद्ध में, इसको सप्तवर्षीय युद्ध के कारण ही यहाँ भी युद्ध हुआ। अगर वहाँ युद्ध नहीं होता तो यहाँ भी युद्ध नहीं होता। अप्रैल 1757 में इसके लिए क्या भेजा गया, काउंट डी लाली को भारत भेजा गया। काउंट डी लाली को भेजा गया कि भाई जाइए, युद्ध वहाँ तो स्टार्ट हो गया है, तो आप क्या कीजिए कि आप नेतृत्व कीजिए। 1757 अप्रैल में वहाँ से निकला, 1 साल उसको भारत पहुँचने में लगा। अप्रैल 1758 में वो भारत पहुँचा। कौन, काउंट डी लाली। काउंट डी लाली बहुत ही योग्य अधिकारी था फ्रांसीसी का। ठीक है,
तो काउंट डिलाली भारत को भेजा गया अप्रैल 1757 में। यहाँ कब पहुँचा? अप्रैल 1757 में। लगभग 12 महीने लगे उसको यहाँ पहुँचने में। लेकिन उसी के बीच में 1757 में हमने देख लिया था कि प्लासी के युद्ध में ऑलरेडी क्या अंग्रेज क्या हुआ, बंगाल पर अधिकार कर दिया था। सिराजुद्दौला को उन्होंने हरा दिया था प्लासी के युद्ध में, और अंग्रेज क्या हुआ था, बंगाल। जैसे ही बंगाल पर अधिकार किया उनको बहुत सारे वहाँ से इनकम हुआ, बहुत पैसा मिला, उनको धन की इतनी अपार शक्ति मिल गई कि अब वो चाहता था तो किसी को भी हरा सकता था, क्योंकि बंगाल उस समय का काफ़ी समृद्ध जगह था। तो अंग्रेज क्या किया कि बंगाल पर अधिकार कर लिया, सिराजुद्दौला का हरा दिया 1757 में। उसके बाद यहाँ काउंट डी लाली पहुँचा, तो पहुँचा, अधिकारी तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी क्या हो गया था कि ये बंगाल पर अधिकार करने के कारण अंग्रेज काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था। काउंट डी लाली जो है 1758 में फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया। फोर्ट सेंट डेविड इंपॉर्टेंट है, 1758 में फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया। तंजौर पर भी उसने आक्रमण किया था, लेकिन तंजौर पर आक्रमण इसलिए किया था कि फ्रांसीसी का वहाँ पर 56 लाख रुपया जो है ड्यू था। 56 लाख रुपया देने के कारण, क्योंकि वहाँ दे नहीं रहा था तंजौर का शासक, तो क्या कि उस पर आक्रमण किया। लेकिन क्या हुआ कि ये हार गया, अंग्रेज वहाँ साथ दिया था तंजौर के शासक के साथ, जिसके कारण ये काउंट डी लाली हार गया। पहला उसे जीत हासिल हुई, फोर्ट सेंट डेविड पर जीता, लेकिन तंजौर वो हार गया। मद्रास पर भी उसने आक्रमण किया, लेकिन मद्रास पर भी अंग्रेजों ने उसको बुरी तरह मार दी और असफल हुआ। सबसे उसका बड़ा गलती क्या था कि बूसी जो एक शासक जो था, बूसी अधिकारी जो था, ये अधिकारी जो हैदराबाद में रहता था, फ्रांसीसी था, उसको ये क्या किया कि वापस बुला दिया। सबसे बड़ा गलती उन्होंने किया। अगर बूसी हैदराबाद को अगर अपने कब्जे में ठीक से रखता तो ये क्या करता कि अंग्रेजों को कहीं ना कहीं उसको जाने से रोकता और अंग्रेजों के रीढ़ तोड़ देता, क्योंकि जब बंगाल क्या होता है, हैदराबाद से होते हुए मद्रास या कहीं भी अंग्रेज पहुंचता था। लेकिन भूसी को यहाँ बुलाने के बाद भूसी क्या हो गया कि वो पूरा जो एरिया हैदराबाद में काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। तो कह सकते हैं कि अगर बात किया जाए तो फ्रांसीसी के कमज़ोर होने का बहुत बड़ा रीज़न था कि भूसी को हैदराबाद से वो वापस बुलाया गया। अंग्रेज का एक अधिकारी था पोकॉक, देखिए पीकॉक नहीं है, पोकॉक है, पीकॉक भी कह सकते हैं, है ना, लेकिन नाम क्या है, पोकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेरा के 3 बार हराया था। ये पोकॉक बहुत इंटेलिजेंट, काफ़ी शातिर दिमाग का था। ये अंग्रेज अधिकारी जो पोकॉक था, ये फ्रांसीसी बेरा को 3 बार हराया। इससे पता चल गया कि फ्रांसीसी में अब ज़्यादा शक्ति बची नहीं है और अंग्रेजों का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया। 1760 में आयरकुट के नज़दीक जो बॉन्डीवॉस है, उसमें एक युद्ध हुआ जिसमें बॉन्डीवॉस के युद्ध में फ्रांसीसी की बुरी तरह पराजय हुई। बॉन्डीवॉस में लगभग फ्रांसीसी धराशायी हो गया, कंप्लीट एंड हो गया। 1761 में पौंडीचेरी को भी उसको लौटाना पड़ा कि पौंडीचेरी को भी लो यार, अब क्या किया जाए, पौंडीचेरी हटा गया और पौंडीचेरी भी वहाँ से हार गया। यानी कि अब बॉन्डीवॉस में हारा ही, पौंडीचेरी भी ख़त्म ही हो गया, माही भी चला गया, जिंजी भी चला गया, अब उसके पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं। तो लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि अंग्रेज ने थोड़ा सा दया किया और पौंडीचेरी का थोड़ा सा जगह देखकर कहा कि ठीक है यार, आप यहाँ से शासन कीजिए, अपना बिजनेस चलाइए, थोड़ा सा उनको दया दिखाया। लेकिन ये सब जगह से हार हुआ। तो कह सकते हैं कि इतना बड़ा जो फ्रांसीसी सरकार जो था वहाँ से अपना पूरा शासन चलाता था, कैसे कंपनी धराशायी, कुछ तो रीज़न होगा। तो सबसे पहला रीज़न हम कहेंगे जो फ्रांसीसी जो कंपनी थे पूरी तरीके से भ्रष्ट थी। वो सिर्फ अपनी मुनाफा खोजते थे, वो कभी ये नहीं सोचते थे कि फ्रांस जो ऑर्डर दे रहा था उसे हमें फॉलो कर हमें कम से कम अपना जो शासन है, जहाँ जहाँ राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हुआ था भारत में, उसको स्थापित करना। लेकिन वो जितनी भी कंपनी के जो कर्मचारी सबसे चाहते थे कि पैसा ले और लेकर निकल गए। वही वो हार का पहला कारण सरकार का असहयोग। सरकार ने पूरी तरीके से सहयोग नहीं किया। सरकार भी यही चाहती थी कि कंपनी से जो फायदा होगा वो हमारे भी खाते में आना चाहिए, पूरा सहयोग नहीं मिला। सामंती व्यवस्था थी, जिसके कारण क्या हुआ कि जहाँ जहाँ सामंती व्यवस्था है वहाँ वहाँ हमें पूर्ण तरीके से सहयोग किसी चीज़ में नहीं मिला और हमारा हाश होना ही है। यानी दूसरा जो रीजन था सामंती व्यवस्था। तीसरा अत्यधिक शाही नियंत्रण, ठीक है, असहयोग भी करता था और सब चीज़ पर हमारा नियंत्रण। जो फ्रांस में सरकार बैठी थी सब कुछ करता था कि भाई हमारा नियंत्रण होगा, A to Z। अगर टैक्स देना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जितने भी सब कुछ का नियंत्रण कौन, शाही नियंत्रण। निश्चित है कि जहाँ सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो भी इतना दूर रहकर सेंट्रलाइजेशन करेगा तो प्रॉब्लम तो होगा नहीं। ब्रिटिश नौसेना काफ़ी मजबूत है। बहुत बड़ी बात है कि ब्रिटिश नौसेना इतना मजबूत था कि उसके सामने फ्रांसीसी नौसेना तो कहीं टिकती ही नहीं थी। साथ ही साथ ब्रिटिश जो अधिकारी थे, क्लाइव वगैरह, इतना
ज़्यादा मतलब कह सकते हैं पावरफुल था और दूरदर्शी था। सबसे पहली बात तो क्या करना है क्या नहीं करना ब्रिटिश अधिकारी पहले ही समझ लेते थे और उसके अनुसार से वो अपना आगे काम करते थे। इस प्रकार से हमने देखा कि कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1763 ईस्वी में पूरी तरीके से ही निर्णायक सिद्ध हुआ फ्रांसीसी को बाहर करने में, और अंततः फ्रांसीसी जो है यहाँ से बाहर हो गए थे। कुछ जगह बचा जहाँ पर उन्होंने वो भी ब्रिटिश के अपने कह सकते हैं ना कि भाई चलो यार तुम कर दो थोड़ा सा काम, उतना ही काम कर सकते थे कि बिजनेस अपना संभाल सकते थे, कंपनी थोड़ा चला सकते थे। इस तरह से देखा हमने कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरीके से भारत से आउट हो गया था। और अगला जो टॉपिक होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, देखते हैं कौन सा टॉपिक है। लेकिन ये टॉपिक कैसा आपको लगा, क्या डीप है? निश्चित है मैं बताता हूँ कि लगभग सारे पॉइंट को हमने कवर किया, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से बच सके। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा दे। थैंक यू वेरी मच।